हाय, गुड मॉर्निंग। मैं केडी गुप्ता आपका दोस्त। आज मैं थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में 5 कहानियाँ बताना चाहता हूँ। वह कहानियाँ इतनी इंस्पिरेटिव हैं कि वह किसी की भी जीवन को बदल सकती हैं। उन कहानियों को अपने जीवन में स्वीकार करके हम जीवन के कड़े से कड़े संघर्ष को पार कर सकते हैं। पहली कहानी तो शुरू होती है तब जब थॉमस एल्वा एडिसन 8 साल के हैं और कक्षा 3 में पढ़ते हैं। एक दिन वो शाम को आते हैं तो एक लेटर उनके प्रिंसिपल ने दिया हुआ है और कहा है कि इस लेटर को आप अपनी माँ को दे देना। वह लेटर जब वो अपनी माँ को देते हैं और बोलते हैं कि इसे स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया है, तो वो पढ़ती हैं। उनकी माँ है नैन्सी एलियट। उस लेटर को पढ़ती हैं जिसमें लिखा गया है कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है और वह मेरे स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है, लिहाजा हम इसका नाम काट देते हैं। बेहतर होगा कि आप इसे अपने ही घर में पढ़ाएं। यह पत्र पढ़ करके नैन्सी एलियट की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगती हैं, क्योंकि अपने बेटे के बारे में इस तरह का कमेंट पढ़ के किसी को भी बहुत दुख होगा। लेकिन अगले ही पल जब एडिसन पूछते हैं कि माँ, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है कि तुम रो रही हो, तो जो जवाब नैन्सी एलियट देती हैं वह वास्तव में दुनिया का एक सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे विजनरी जवाब कहेंगे। बिल्कुल प्रोवोकेटिव, जो एडिसन के इम्पल्सेस को जगा देता है। वो थोड़ा सा खुद को संभालते हुए बोलती हैं, बेटा, इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, बहुत काबिल है और हमारा स्कूल बहुत छोटा है और हमारे स्कूल के टीचर्स भी उतने ट्रेंड नहीं हैं कि आपके बेटे को पढ़ा सकें, लिहाजा आप इस बच्चे को अपने घर पर ही पढ़ाइए। सुनकर एडिसन को अच्छा लगा, जो कि वास्तव में अच्छी बुद्धि के जीनियस थे। लेकिन माँ को तो पूरा ही दुख हुआ। जीनियस के बारे में बाद में एडिसन का एक स्टेटमेंट भी है कि जीनियस क्या है। जीनियस 1% इंस्पिरेशन, प्रेरणा है और 99% कठिन परिश्रम का प्रतिफल है। तो उस कठिन प्रतिफल ने रंग दिखाया और एडिसन आगे चल के एक जीनियस साबित हुए। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनकी गिनती की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि स्कूल ने उन्हें क्यों निकाल दिया था। जीनियस एडिसन जन्म से ही जिज्ञासु थे। वह चीज़ों को जैसे देखते थे उसे समझने की कोशिश करते थे। तमाम कहानियाँ आपने सुन रखी होंगी कि उन्होंने अंडे देखे, चिड़िया से रही थी तो उसको ले आकर के अंडे पे बैठ गया और अंडे स्पॉइल हो गए। फिर वो एक दिन देखा चिड़िया उड़ रही थी तो अपने दोस्त को कीड़े मकोड़े खिला देते हैं, वो बीमार हो जाता है। इस प्रकार वो प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल करते जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो प्रश्न पे प्रश्न भी करते हैं। विद्यालय के टीचर्स उनसे ऊब गए थे और वो बार बार प्रश्न पूछते थे जो भी वो देखते थे। जैसे हवा क्यों चलती है, हवा कभी तेज कभी धीमे क्यों चलती है, चिड़िया उड़ती है तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता, आदि आदि। तो एक दिन विद्यालय ने इस बच्चे को निकाल दिया, लेकिन माँ ने हिम्मत से काम लिया और उसको पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले माँ ने 2-3 किताबें ला करके उनको दी, उसको वो पढ़ गए और पढ़ने में वो अच्छे थे, वो किताबों को समझ गए। दूसरी किताब उन्होंने जो ला के दी, आर.जी. पार्कर की एक किताब थी, द स्कूल ऑफ नेचुरल फिलासफी। ये वास्तव में फिलासफी की किताब नहीं, एक केमिस्ट्री की किताब थी। एक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स को अच्छे से, छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स को घर में कैसे कर सकते हैं, इस तरह की किताब थी। तो एडिसन की बड़ी रुचि केमिस्ट्री में थी। उन्होंने उस किताब को पढ़ा और खूब गंभीरता से पढ़ा और प्रैक्टिकल करने की इच्छा जताई। तो उनकी माँ ने बेसमेंट में लाकर एक लैब स्थापित कर दिया जिसमें 150 से 200 केमिकल्स रखे गए थे। और एडिसन इतने होशियार थे कि वो 7 भाई बहनों में एक थे और 7वें नंबर के बेटे थे। तो उन्होंने सारे पर चिपक लगा दिया पॉइजन का, कि जिससे कोई उसको छुए ना और उनके काम में दखल न करे। फिर क्या होता है कि उनको प्रैक्टिकल करते करते एक दिन बेसमेंट में थोड़ी आग लग जाती है, कोई केमिकल मिल जाते हैं। तो उनकी माँ को लगा कि ये बहुत ख़राब स्थिति है, आगे कुछ भी हो सकता है। उन्होंने उस लैब को निकाल कर बाहर फेंक दिया और एडिसन का यह काम भी बंद हो गया। हालांकि इससे एडिसन को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते थे। उन्होंने अपनी माँ की अनुमति से ट्रेन में अखबार बेचना शुरू किया। अखबार के साथ साथ वो चॉकलेट वगैरह भी बेचते थे, इससे कुछ पैसा कमा लेते थे। वहाँ पर भी वो गार्ड से दोस्ती करके अपना एक लैब भी बना लेते हैं। वहाँ पर भी ऐसी ही बात होती है कि एक दुर्घटना घटती है और वहाँ पर भी आग लग जाती है, हालांकि कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से एडिसन का जो लैब पर काम करने का प्रकल्प है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है
और लेकिन अब प्रश्न उठता है कि एडिसन चूँकि जिज्ञासु बहुत हैं और कोशिश हमेशा करते हैं, क्योंकि अगर आदमी कोशिश करना छोड़ दे तो फिर जीत नहीं सकता। हम आपकी जीत वहीं से शुरू होती है जहाँ से आप अगली कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं। तो आगे चल कर के इस कहानी को हम ख़त्म यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 55 वर्ष की उम्र में जब एडिसन अपने घर की सफाई कर रहे थे तो एक दिन वही पत्र जो प्रिंसिपल ने दिया हुआ था उनको दिखाई दिया। उन्होंने जिज्ञासावश उसे पढ़ना चाहा और जब उसे पढ़े तो बिल्कुल से उनका वो भावुक हो गए, रोने लगे। और लोग बताते हैं कि वो कई घंटे बैठ कर के रोए और उन्होंने अगले दिन अपनी डायरी में लिखा कि किस तरह से एक जीनियस माँ ने एक मंदबुद्धि बच्चे को जीनियस बना दिया था। फिलहाल ये पहली कहानी थी। दूसरी कहानी हम उनकी पहली सफलता के बारे में बताते हैं कि उनको पहली सफलता कब मिली, क्योंकि 12-14 साल की उम्र तक तो वो बिल्कुल से असफलता पे असफलता ही हासिल कर रहे थे, और लेकिन वो निराश नहीं हुए थे। बात सन 1869 की है, जनवरी की। वह न्यूयॉर्क गए। उनके पास उस समय भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, ज़्यादा कोई पहुंच नहीं थी, या कुछ भी ऐसा नहीं था कि उनको वहाँ पर कोई काम मिल जाता। फिलहाल उन्होंने किसी भी तरह से गोल्ड इंडिकेटर कंपनी की बैटरी कक्ष में रहने की एक व्यवस्था बना ली, और उन्होंने देखा कि वहीं पर एक स्टॉक टिकर मशीन भी रखी गई थी। ये स्टॉक टिकर मशीन सामान्य कैटेगरी की थी जो स्टॉक के प्राइसेस को डिस्प्ले करती थी। उन्होंने अपनी जिज्ञासावश उस मशीन को देख लिया था कि ये कैसे चलती है, और उन्हें लगा कि बहुत सामान्य मशीन है। इसी बीच तीसरे दिन एक दुर्घटना घटती है। एक थोड़ा सा विस्फोट टाइप का होता है और स्टॉक टिकर मशीन बंद हो जाती है, और उस कंपनी का मुख्य अधिकारी आता है और नाराज़ होता है। एडिसन कहते हैं कि हमको एक मौका दीजिए, हम शायद इस मशीन को बना सकते हैं, और वह अधिकारी उनको मौका देता है। एडिसन जब ध्यान से देखते हैं तो पीछे का तार थोड़ा ढीला हो गया था, जिसको कस देते हैं और वो स्टॉक टिकर ठीक से काम करने लगता है। दूसरे दिन सुबह उस अधिकारी ने, मुख्य अधिकारी ने एडिसन को अपने ऑफिस में बुलाया और उनको बोला कि आप $300 के महीने मेहनताना पर हमारे यहाँ काम करिए। एडिसन खुश हो गए और उनको कंसल्टिंग इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिक का एक पदभार दे दिया गया, और वहाँ पे काम करने लगे। काम करते करते उन्होंने देखा कि हमको कुछ ना कुछ और बनाना है, तो एक टिकर मशीन उन्होंने बनाना शुरू किया, और जो सामान्य टिकर उन्होंने देखा था उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड टिकर उन्होंने बनाया, जिसका नाम दिया यूनिवर्सल टिकर मशीन। अब जब ये मशीन बन के तैयार हो गई तो एक समस्या थी कि इसको बेचा कहाँ जाए। वह उसको जो है गोल्ड एंड स्टॉक टेलीग्राफ कंपनी के मालिक के पास ले जाते हैं। लेफ्टर्स उस मशीन को देखते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं। वो सोचते हैं कि इसका क्या प्राइस होगा। हालांकि बहुत सोच समझ के एडिसन ने इसका मूल्य $3000 से $5000 के बीच समझा था। तो जब लेफ्टर्स पूछते हैं कि आप इसकी क्या प्राइस लेंगे, तो एडिसन सकपका जाते हैं और कहते हैं कि इसका प्राइस आप ही बताइए। लेफ्टर्स ने कहा कि क्या $40000 ठीक रहेंगे। उन्होंने हाँ तो कह दिया, और इतनी खुशी हुई उनको कि मतलब जिसको कि वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे, कह नहीं सकते थे। वह खुशी खुशी चले आए और उस $40000 से उन्होंने एक लेबोरेटरी की स्थापना की और वहाँ पर प्रैक्टिकल के सारे सामान रखे और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन ये दूसरी सफलता थी, ये दूसरी कहानी थी जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हम काम करते रहें तो एक ना एक दिन सफल जरूर होते हैं। अभी इस समय तक एडिसन की उम्र सिर्फ 22 वर्ष की है और ये पहली सफलता उनको मिलती है जो एक बड़ी सफलता थी। $40,000 उस समय के आज के 5 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं और एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। इसी दौरान अभी जब वो स्ट्रगल कर ही रहे थे तो 1870 के आसपास एक दिन वो माउंट क्लेमेंट रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, ऐसे ही बैठे थे। वो देख रहे थे कि एक बच्चा छोटा सा 3-4 साल का खेल रहा है और खेलते खेलते एक ट्रेन के ट्रैक पर चला जाता है और पीछे से एक मालगाड़ी आ रही होती है। अब एडिसन कुछ समझ नहीं पाते हैं, वो उस बच्चे को बचाने के लिए सीधे कूद पड़ते हैं ट्रैक पर और उसको बचा कर निकलते हैं। और बच्चे को तो बचा लिया लेकिन उनकी एड़ी में चोट लग जाती है, काफ़ी चोट लगती है। हालांकि जब वो बचा के निकलते हैं जिम्मी नाम में बच्चे का बाहर, तो पता चलता है कि वो रेलवे स्टेशन मास्टर मैकेंजी का बेटा है। मैकेंजी और उनकी पत्नी उनसे बहुत प्रभावित होती हैं और उनको सोचती हैं कि हम इनके एहसान का बदला किस तरह से चुकाएं। तो उस एहसान का बदला चुकाने के लिए पूछती हैं कि आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अनएम्प्लॉयड हैं। तो मैकेंजी ने प्रॉमिस किया कि हम आपको मार्स कोड और टेलीग्राफ ये दोनों चीज़ें सिखाएंगे जिससे कि आपका काम आगे के लिए चल जाएगा।
उस समय टेलीग्राफ में एक प्रॉब्लम थी कि एक बार टेलीग्राफ भेजा जाता था तो उसको रिस्पांस जब तक ना किया जाए तब तक दूसरा टेलीग्राफ नहीं भेज सकते थे। इस काम में लगभग 18 से 20 घंटे लगते थे। एडिसन ने एक टेलीग्राफ का अपग्रेडेड वर्जन बनाया जिसमें एक बार में 4 से ज़्यादा संकेत भेजे जा सकते थे। इस तरह से ये थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हो गया और बाद में अपने टेलीग्राफ की इस मशीन को एडिसन ने 1874 में $1,00,000 में बेची और उनकी जो आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब थी, काफ़ी ख़राब थी, वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई। इस तरह से एक सफलता उनके प्रयास से और आई और अब वो एक बड़े वैज्ञानिक में शुमार होने लगे थे। उनकी जो चौथी कहानी है वो है फोनोग्राफ को लेकर के, क्योंकि जब वो टेलीग्राफ का आविष्कार कर रहे थे तो सोच रहे थे कि उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया की जाए और वो रिकॉर्ड करने के लिए फोनोग्राफ का आविष्कार करते हैं। यह भी एक उनका बड़ा आविष्कार है और इसी के साथ साथ इसे जोड़ करके उन्होंने एक कानेटोग्राफ का भी आविष्कार किया। यद्यपि कानेटोग्राफ उनके एक सहयोगी डिक्सन ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए पूरा श्रेय उनको नहीं दिया जाता है। कानेटोग्राफ क्या होता है? कानेटोग्राफ एक ऐसी मशीन है जो चलती हुई ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो खींच सकती है और इस मशीन के द्वारा जब फ़ोटो खींचना संभव हो गया तो एक सिनेमा का पहला कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने एडिसन ने सबसे पहले 1893 में वेस्ट ऑरेंज स्टूडियो में एक सिनेमा को दिखाने का एक प्लान बनाया काइनेटोस्कोप की मदद से। इसमें 2-3 पिक्चरें दिखाई गई जैसे किस, फातिमास डांस, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। इसमें द ग्रेट ट्रेन रॉबरी विशेष रूप से सफल हुई। उस समय के दौरान ये 10 मिनट की फिल्म थी और उस समय ग्रेट ट्रेन रॉबरी से एडिसन को लगभग $81,000 मिले और यह भी एक उनकी बड़ी सफलता मानी जाती है। और अंतिम और 5वीं सफलता उनकी है बल्ब की खोज, जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ा लिखा होगा कि उन्होंने 10,000 बार कोशिश की और हमेशा हारते रहे, हमेशा लेकिन वो कोशिश करते रहे और सिर्फ यही कहते रहे कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना। याद रखें कि वह व्यक्ति कभी नहीं हार सकता जो हमेशा एक और कोशिश करने के लिए तैयार है। जब उनसे पूछा गया कि आप 10,000 बार कोशिश किए लेकिन असफल रहे, कैसे आप इस पर इंसिस्ट कर पाए? उन्होंने कहा कि हम 10,000 बार निराश नहीं हुए, हमने 10,000 वह तरीके खोजे जिनसे हमें पता चला कि हम इससे बल्ब नहीं बना सकते और एक जो दूसरा तरीका था जिससे हमें पता चला कि हम बल्ब बना सकते हैं। उन्होंने बल्ब बनाया। पहले तो 3 घंटे के लिए चला लेकिन बाद में वो बल्ब 24 घंटे के लिए चला और उसको देखने के लिए पूरे अमेरिका से लोग आए और बल्ब उनका एक बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है। यह बल्ब उन्होंने 1879 में बना करके तैयार किया। इसके लिए उन्हें एक कंपनी ने $30,000 का एक एग्रीमेंट भी किया हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एडिसन का जो 5 खोजें थी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया और एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रकाश में लाया, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चला जिसने अपनी कोशिश से, अपनी जिद से इतने रिसर्च किए। आप समझ लें कि अमेरिका में अकेले 1093 पेटेंट उनके नाम हैं और विश्व में 2332 पेटेंट हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी महान व्यक्ति उस रिकॉर्ड के आसपास तक भी नहीं पहुंच पाया। इसी बीच आगे चल के 1914 में एक दुर्घटना घटती है। 9 दिसंबर 1914 की बात है, जब एडिसन 67 ईयर्स के हैं और बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत बड़ा एक लैब स्थापित किया था और वो 32 बिल्डिंग्स का लैब 9 दिसंबर 1914 आग की चपेट में आ जाता है और उसमें आग लग जाती है, जिसमें से 18 बिल्डिंग्स में से 11 बिल्डिंग्स जल जाती है। और ये इतने दुख की बात है, लेकिन शाम को एडिसन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिसमें वो कहते हैं कि जो भी हुआ लेकिन मैं कल सुबह से एक नई कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। ये जज्बा, ये जुनून उनके अंदर था कि वह कभी हार नहीं माने। 67 की उम्र में वो नेक्स्ट डे एक नया काम करने को तैयार हो जाते हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यही उनकी जिजीविषा है जो उनको आगे बढ़ाती है और जीवन में इतनी बड़ी सफलता का मोल देती है। उनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 को हुई। हालांकि बल्ब का स्वर्ण जयंती समारोह जो है 1829 में अमेरिका में मनाया गया और बहुत धूमधाम से मनाया गया। उस समारोह में
एडिसन बोलते हुए कहते हैं कि यदि मेरे द्वारा लोगों को केवल प्रयत्न करने की प्रेरणा मिली हो, हजारों लोगों की सोच के क्षितिज का विस्तार हुआ हो और यदि हमारे काम से इस दुनिया में थोड़ी सी भी खुशी फैली हो तो मैं खुद को बहुत संतुष्ट मानूंगा। लाइट और स्वर्ण जयंती जैसे भव्य कार्यक्रम के खुशनुमा अनुभव के बाद आज हमने पहली बार देखा कि अमेरिका के लोग भी भावुक होते हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और इस तरह से एडिसन की लाइफ खत्म होती है। 84 वर्ष की उम्र में 18 अक्टूबर 1931 को उनकी मृत्यु होती है और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मरने के बाद अमेरिका में कुछ ही समय के लिए पूरे देश में लाइट बुझा दी जाती है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।